हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं बायोलॉजी, चैप्टर 1 चल रहा हमारा जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने युग्मक जनन देख लिया था। हमने उसमें देखा था पिछले वीडियो में कि युग्मक जनन किसे कहते हैं और जीवों में लैंगिकता देखे थे। ठीक है, तो उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए किताब में जीवों में लैंगिकता के बाद एक और हेडिंग दी हुई है जो कि है युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। पहले हम लोग इसे देखते हैं, उसके बाद फिर हम युग्मक स्थानांतरण और बाद में निषेचन की बात करेंगे या फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन मतलब क्या है। हेडिंग का मतलब यह है कि युग्मक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि जो युग्मक एक तरीके से बीज की तरह होता है। ठीक है, जब एक युग्मक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ठीक है, जब इनका निर्माण होता है, ठीक है, संरचना के दौरान कोशिकाओं में क्या क्या विभाजन होते हैं। विभाजन आपने 11वीं क्लास में अर्धसूत्री विभाजन और उसके साथ साथ समसूत्री विभाजन पढ़ा होगा, आपने ध्यान होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले प्रायः युग्मक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, युग्मक के बारे में दिया गया है। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? ज्यादातर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। ये चीज समझ में आ गया। कोशिका विभाजन में ये चीज हम पढ़ रहे हैं, युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। तो दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा बात, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, चाहे जनक अगुणित हो या द्विगुणित। अब ये अगुणित द्विगुणित बहुत परेशान करता है। देखिए किसी भी, अगर अगुणित हम देख लेते हैं, किसी भी कोशिका में अगर केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ठीक है, तब उसको अगुणित बोलते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये जब अगुणित केंद्रक मिल जाते हैं, ठीक है, तब उसको द्विगुणित बोला जाता है। समझ में आया? अगुणित किसे कहते हैं? मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है इसमें, और द्विगुणित में गुणसूत्रों की संख्या जब अगुणित अगुणित मिल जाते हैं तब द्विगुणित हो जाता है। समझ में आया? तो मतलब डबल हो जाती है, द्विगुणित में डबल हो जाती है। जैसे कि मनुष्य में, जैसे हमारे अंदर जो युग्मक निर्माण होगा, शुक्राणु जो होगा, है ना, मनुष्य के अंदर जो शुक्राणु होता है वो अगुणित होता है। ठीक है, और मादा का जो अंडाणु होता है वो अगुणित होता है। तो जब अगुणित अगुणित मिलते हैं, इसको n बोलते हैं ना, n से लिखते हैं। जब अगुणित अगुणित मिलते हैं तो n क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। समझ में आया? तो जो बच्चा उत्पन्न होता है वो द्विगुणित होता है। समझ में आया ना अगुणित का मतलब? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। तो युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। जितने भी युग्मक हैं सदैव अगुणित होते हैं। मतलब उनमें देखिए, अगर हमारे अंदर अगर मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं, तो जो हमसे युग्मक निर्माण होगा उसमें 23 होंगे, मतलब अगुणित होगा। समझ में आया ना? आधा हो जाता है। जैसे मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। तो जब युग्मक बनेगा तो उसमें 46 नहीं रहेंगे, उसमें 23 हो जाएंगे। समझ में आया? शरीर भले ही द्विगुणित हो, मतलब शरीर में कोशिकाओं में भले 46 गुणसूत्र भरे हों, ठीक है, लेकिन जो युग्मक बनेगा उसमें 23 गुणसूत्र केवल रहेंगे। समझ में आया? तो ये चीज होता है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। ये चीज अब कंफर्म हो गया होगा। चाहे जनक अगुणित हो या द्विगुणित हो, चाहे जो जनक का मतलब क्या होता है? जिनसे युग्मक बनते हैं। जैसे हमसे युग्मक बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, तो चाहे हम अगुणित हो चाहे द्विगुणित हो, लेकिन जो हम युग्मक का निर्माण करेंगे वो सदैव अगुणित होगा। इस हेडिंग का मतलब समझ में आ गया ना? अब आगे देखते हैं। देखिए, यदि जनक अगुणित है तब उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और यदि जनक द्विगुणित है तब उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे अगुणित में उदाहरण दिया, जैसे मोनेरा के जो जीव होते हैं वो अगुणित होते हैं। फंजाई, शैवाल जो ब्रायोफाइटा में जीव हैं, ठीक है,
आपने अब पिछले में मोनेरा पढ़ रखा है ना, पता होगा आपको, फंजाई के बारे में पता होगा, शैवाल के बारे में भी पता होगा, जिसे काई कहते हैं, ब्रायोफाइटा, मॉस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वे जीव हैं जिनका जो शरीर होता है अगुणित होता है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप वे जीवों का नाम लिखिए जिनकी जो जनन काय होती है वो अगुणित होती, तब आपको ये बताना है, मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा। अब क्या होगा अगर ये युग्मक का निर्माण करेंगे, मान लीजिए कि शैवाल युग्मक बना रहा है, ठीक है, तो वो जो युग्मक बना रहा है तो उसमें कोशिका विभाजन कौन सा पाया जाएगा? दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है ना, एक अर्धसूत्री विभाजन और एक समसूत्री विभाजन। तो भाई कौन सा विभाजन पाया जाएगा? वही चीज तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समझ आया? क्योंकि भाई ऑलरेडी गुणसूत्रों की संख्या कम है इसमें। अगर अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं भाई? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या और आधी हो जाती है। मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं जैसे, तो 46 से फिर 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है? आधा वह विभाजन, वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगर मान लीजिए समसूत्री विभाजन, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन करा दिया जाए, तो मान लीजिए यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या एक तो पहले से ही कम है, आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अगुणित है। तो अगर आप उसको और कम कर देंगे तो वो टूट जाएगा, गुणसूत्र टूट जाएंगे, है कि नहीं, या फिर बहुत कम हो जाएंगे, शारीरिक संरचना बिगड़ जाएगी। इसलिए शरीर जानता है और वह क्या करता है? समसूत्री विभाजन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो अगुणित, अगर हम जो शरीर है, जनन काय, काय का मतलब शरीर, जनन का मतलब वह शरीर जो जनन करता है, ठीक है, तो वह शरीर जो जनन करता है, यहाँ पर बात कर रहे थे अगुणित की। तो अगुणित का मतलब होता है अगर मान लीजिए शरीर अगुणित है, ठीक है, तब उसमें कौन सा विभाजन पाया जाएगा? समसूत्री विभाजन पाया जाएगा। और अगर द्विगुणित है, जैसे कि हम लोगों का, जैसे द्विगुणित शरीर किसका किसका होता है? जैसे जो टेरिडोफाइटा, ये भी पौधे होते हैं, आवृत बीजी, अनावृत बीजी और मनुष्य आदि, ये सब क्या होते हैं? इनका जो शरीर होता है ना, द्विगुणित होता है। समझ में आया? द्विगुणित होता है। जैसे कि मनुष्य में 46, हम अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, आपने क्योंकि पढ़ रखा है इसे तो समझ में आएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब 46 होती है, तब इसमें क्या होगा? द्विगुणित अगर जनन काय है, द्विगुणित जनन काय है, तब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिख देते हैं अर्धसूत्री, समसूत्री। पहले इसे देखें, अर्धसूत्री विभाजन। मान लीजिए कि मनुष्य, जो हमारा शरीर है, द्विगुणित है, तब उसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। तो आधी भाई ये नर का होगा, नर युग्मक। मान लीजिए हमारे शुक्राणु का जो गुणसूत्र हो गया 23, और मादा का जो अंडाणु होता है उसका भी हो जाता है 23। तो 23 मिल के ये देखो 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, है कि नहीं? गड़बड़ाता नहीं है शरीर की संरचना, क्योंकि गुणसूत्र के बदलने से आप में अनेक विकृतियां आ जाती हैं या आ सकती हैं। समझ में आया? आ भी जाएंगे, फिक्स है, क्योंकि गुणसूत्र ही हमारे शरीर की रचना निर्धारित करते हैं। समझ में आया? तो हमेशा द्विगुणित जो शरीर होगा तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा, और अगर अगुणित शरीर है तो समसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिससे कि गुणसूत्रों की संख्या बनी रहे, ठीक है, संरचना मतलब बनी रहे, कम ज्यादा ना हो गुणसूत्रों की संख्या, इसलिए इस तरीके का विभाजन पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखने के लिए था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला चीज या अगला टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं युग्मक का स्थानांतरण। अगले हमने युग्मक जनन पढ़ लिया है, अब हम युग्मक स्थानांतरण देख रहे हैं। देखिए युग्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। अब हमने देख लिया कि युग्मक बन गए हैं शरीर में, ठीक है, युग्मकों का निर्माण हो चुका है। अब वो युग्मक स्थानांतरित कैसे होंगे? मतलब कि
एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब मादा तक कैसे पहुंचेंगे, समझ रहे हैं। नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे पहुंचेगा या फिर मादा युग्मक नर युग्मक तक कैसे पहुंचेगी वो चीज देखेंगे। ठीक है, स्थानांतरण का मतलब जाना, युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएंगे। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि कैसे जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए जंतुओं में पहले देख लेते हैं कि जंतुओं में किस प्रकार से होता है। देखिए जो जलचर प्राणी होते हैं मतलब कि जो जल में निवास करते हैं, जैसे मछली हो गया, घोंघा हो गया, जो जल में रहते हैं ना उनमें, और उभयचर, उभयचर का मतलब जैसे मेढक हो गया या फिर ऐसे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रह लेते हैं, उनको उभयचर कहते हैं। तो उनमें जो माध्यम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जल होता है। ज्यादातर देखिए, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो नर युग्मक होता है वो चलायमान होता है, चल सकता है। चल सकते का मतलब उसमें पूंछ होती है और वह गति कर सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं कि जो मछली है या मेढक है अपने युग्मक मुक्त कर देते हैं। जैसे युग्मक पानी में छोड़ दिया, ठीक है, तो वो युग्मक ऐसा पानी में छोड़ने के बाद में वो तैरते रहते हैं। ठीक है, और मादा युग्मक भी पानी में छोड़ देती है, मतलब कि जो मादा होती है वो भी अपने युग्मक पानी में छोड़ देती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब कभी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ठीक है, ये उनका प्रजनन काल होता है, टाइम टाइम पर होता रहता है। तो जब ये पानी की सहायता से मिलते हैं, क्योंकि पानी में नर युग्मक भी है और मादा युग्मक भी है, तो जब दोनों मिलते हैं तब निषेचन होता है। समझ में आया। तो एक माध्यम क्या हो गया, जल। ये जल में, जल द्वारा स्थानांतरण ज्यादातर उभयचर और जलचर में पाया जाता है। समझ में आया। दूसरा देखते हैं अब स्तनधारी या फिर पक्षी या फिर सरीसृप, इसमें कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, जो नर युग्मक होता है वो इसमें भी चलायमान होता है और मादा युग्मक अचल होती है। ठीक है, तो इसमें जो लैंगिक प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, संयोग करना जिसे कह सकते हैं आप, तो उस प्रक्रिया के दौरान नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं। समझ में। उसके बाद पादपों में देखते हैं। देखिए एक तो पादप होते हैं जो बीज नहीं देते, ठीक है, और एक होते हैं जो बीज देते हैं। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब भी अपने जो युग्मक होते हैं जल में मुक्त कर देते हैं और जल के माध्यम से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच पाता है। ठीक है, क्योंकि जल में है तो फिर मिल जाते हैं वो लोग, है ना। बीजीय पादपों में ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करते हैं, बीज बनाते हैं, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, है ना। तो उनमें क्या होता है, परागण की प्रक्रिया होती है। मतलब एक जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, पुष्प होते हैं, तो वो पुष्प से मान लीजिए कोई कीड़ा आके बैठा तो युग्मक, नर युग्मक उसके पैर में चिपक जाते हैं और वो चिपक करके जब दूसरे फूल पर बैठा तो मादा युग्मक के पास मान लो चला गया, बैठ गया, तो उस पुष्प में चले जाते हैं, तो नर युग्मक मिल गए। तो इस तरीके से नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं। तो फिर अगला स्टेप हम लोग देखते हैं इसी में, निषेचन। क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तब क्या होता है, निषेचन होता है। चलिए हम लोग उसे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं निषेचन। सबसे पहले जान लेते हैं कि निषेचन होता क्या है। देखिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो यही प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। समझ में आया। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिलने की प्रक्रिया या संलयन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ये दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, तो हम देख लेते हैं। बाह्य निषेचन का मतलब जब निषेचन शरीर के बाहर हो। समझ में आया। जैसे कि हम अभी पीछे पढ़ रहे थे युग्मक स्थानांतरण में कि युग्मक जो होता है जल के, कुछ जीव जल में छोड़ देते हैं अपने युग्मक, तो भाई निषेचन जल में होगा, मतलब शरीर से बाहर ही तो हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा मेढक या अस्थिल मछलियां, जिसे बौनी मछलियां भी कहते हैं, छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, तो उनमें ज्यादातर बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। मतलब कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं शरीर से बाहर मिलते हैं जाकर के, ठीक है, और निषेचित होकर के फिर धीरे धीरे जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण का फिर कोश का विभाजन होता है और होते 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 धीरे धीरे बड़ा जीव बन जाता है, ठीक है, जो हमें दिखाई देने लगता है। समझ में आया। तो ये अस्थिल मछलियां और मेढक बाह्य निषेचन, समझ में आ गया होगा ना। जो निषेचन शरीर से बाहर होता है
उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब अच्छा इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो अपने युग्मक बाहर छोड़ते हैं, पानी में छोड़ते हैं, तो भाई एक और इनको खतरा भी रहता है, इसमें उत्तरजीविता बहुत कम होती है, क्योंकि कई सारे जीव जंतु होते हैं जो इनके युग्मकों का भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं उन्हें, तो ये मादा युग्मक तक पहुंच सके ऐसा बहुत कम होता है ना। इसलिए ये लोग जानते हैं कि हम अगर अपने युग्मक पानी में छोड़ रहे हैं तो दूसरे जीव, चाहे वो मेढक हो या फिर कोई भी जंतु हो, दूसरे जीव उनको खा लेते हैं, युग्मकों का भक्षण कर लेते हैं। तो भाई मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाएगा तो निषेचन कैसे होगा, संतान कैसे उत्पन्न होगी। इसलिए अस्थिल मछलियां और मेढक क्या करते हैं कि बहुत भारी संख्या में युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उनमें से 2-4 तो पहुंच ही जाएंगे वहां पर, है कि नहीं। जब इतना ज्यादा होगा, कितने को आप मारोगे, खाओगे। अब देखते हैं अंतः निषेचन। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतः निषेचन कहते किसे हैं। अंतः निषेचन, जब निषेचन की प्रक्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है, जीव के अंदर होती है या फिर शरीर के अंदर होती है, तब उसे अंतः निषेचन कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया किसमें मिलती है, जो सरीसृप है। सरीसृप का मतलब आप समझ सकते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, मतलब जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, है ना, वो सरीसृप कहलाते हैं। स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जिसमें स्तन पाया जाता है, जैसे मनुष्यों में है स्तन, है ना, जानवरों में है, तो ये सब स्तनधारी कहलाते हैं, जिसमें स्तन पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्तनधारियों में अंतः निषेचन, हम लोग भाई बाह्य निषेचन थोड़ी करते हैं। हम लोगों के जो मनुष्य में होता है, बच्चा कहाँ पर पलता है, निषेचन कहाँ पर होता है, पेट के अंदर होता है। महिलाओं में निषेचन होता है कि नहीं, जब नर युग्मक पहुंचता है मादा युग्मक तक, तब निषेचन होता है। शरीर के अंदर ही तो होता है ना, तो अंतः निषेचन का मतलब जब निषेचन शरीर के अंदर होता है। तो हमने बता दिया ना, जैसे सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, इनमें अंदर होता है। अगर पौधों में बात करें तो पौधों में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी और अनावृतबीजी, ये कुछ पौधे हैं जिनमें अंतः निषेचन पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम लोगों ने युग्मक स्थानांतरण पढ़ लिया है, निषेचन पढ़ा है। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, जब निषेचन हो जाता है। अब मान लीजिए निषेचन हो गया, उसके बाद क्या होता है वो चीज पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग बने रहिए। थैंक यू।